सवाल में लिखा है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 1 लीटर प्रति मिनट और 2 लीटर प्रति मिनट की दर से भरते हैं। एक तीसरा नल उसे 1/2 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। यदि टंकी की क्षमता 1000 लीटर है तो उसे भरने में कितना समय लगेगा यदि सभी तीनों नल एक साथ खुले हुए हों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 लीटर प्रति मिनट मतलब 1 घंटे में 60 लीटर भरेगा। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 60 लीटर भरेगा पहली वाली नल। और दूसरी वाली नल 1 घंटे में कितना भरेगा? दूसरी वाली नल 1 घंटे में, चूँकि 1 मिनट में 2 लीटर भरता है तो 1 घंटे में 120 लीटर भरेगा। भैया 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 लीटर दूना 120 लीटर भरेगा। कुल जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 180 लीटर। तो मतलब 1 घंटे में 180 लीटर भरता है और 1 घंटे में 180 लीटर तो भर रहा है। और खाली कितना करता है 1 घंटा में? देखिए 1 घंटा में खाली करेगा चूँकि 1/2 लीटर, चूँकि 1/2 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। मतलब आधा लीटर 1 मिनट में, तो 1 घंटा में 30 लीटर, 60 मिनट में 30 लीटर, तो 30 लीटर। तो 1 घंटे में कितना भर रहा है? तो 150 लीटर। कितना भर रहा है? 150 लीटर। दोस्तों 1 घंटे में 150 लीटर भर रहा है। तो चूँकि क्षमता 1000 लीटर की है तो 1000 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है ना। तो 150 में अगर हम गुणा कर देते हैं कितने का? 150 में से अगर 6 का गुणा कर देते हैं तो 15 छक्का 90, मतलब 900 लीटर ये हो गया। अब कितना इसमें बचा? 100 लीटर बचा 1000 पूरा करने के लिए। तो इसमें 100 लीटर जो बचा है उसको हम कैसे लाएंगे? तो चूँकि 1 मिनट में 1 लीटर और 1 मिनट में 2 लीटर, मतलब 3 लीटर प्रति मिनट, 3 लीटर प्रति मिनट ये जा रहा है। और दूसरा कह रहा है आधा लीटर प्रति मिनट, मतलब 3 में आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2.5 बचेगा। 2.5 लीटर प्रति मिनट भर रहा है। अगर इसे हम 40 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं तो 25 चौको 100 हो जाता है। कितना लीटर प्राप्त होता है? 100 लीटर प्राप्त होता है। तो मतलब कुल मिलाकर के इस वाले जो 100 लीटर है इसको 900 में जोड़ देंगे तो कितना लीटर हो जाएगा? 1000 लीटर। तो दोस्तों बिना सूत्र का सवाल है, मतलब उत्तर कितना हो गया? 40 ये और 6 घंटा ये, मतलब 6 घंटा 40 मिनट का सवाल उत्तर प्राप्त हुआ। मतलब तीनों नल यदि खोल दिए जाए तो 6 घंटे 40 मिनट में जो है एक साथ 1000 लीटर वो भर देगा। सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला स्थिति क्या है? 5/37 में 2019वां अंक क्या है? तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में हमको भाग करना पड़ेगा 5 में 37 का। अब कह रहा है कि 5/37 में 2019वां अंक क्या है? क्योंकि 2019वां अंक विषम है, देखते हैं कितना अंक बनता है। तो भाग ना पहुँचेगा तो लब्धि शून्य होगा और फिर घटाएंगे तो 50 प्राप्त होगा। दशमलव रखेंगे, इसके बाद एक अंक निकालेंगे। 37 एकम 37 होगा, 37 एकम 37 होगा। 10 में 7 घटाओगे तो 3 बचेगा और 4 में 3 घटाएंगे तो 130 बचेगा। तो जब 130 हमारे पास बचेगा तब क्या लिखेंगे हम? 130 बचेगा तो देखिएगा किससे करेंगे? 3 से करते हैं। किससे करते हैं? 3 से करते हैं। तो 3 से करो, 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 त्रिका 9 2 11, 111 प्राप्त हो गया हमारे यहाँ। 111, 130 में 111 घटाओगे तो 10 में 1 घटाओगे तो 9 बचा और 2 में 1 घटाओगे तो 190 हो जाएगा। तो जब 190 हमारे पास हो गया है तो इसको अब किससे करते हैं? लगभग 3 5 से करते हैं। किससे? 5 से करते हैं। तो बबुआ जब 5 से कर रहे हैं तो 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 3 15, 3 18, 185 हो गया। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा और दशमलव के बाद एक जीरो, फिर 50 के बराबर 50 आया, मतलब 0.135 बार चढ़ जाएगा। 0.135 में क्या है? इकाई अंक है। कितने अंक हैं इसमें? 1 2 3 अंक हैं। अगर 3 अंक, इन तीनों अंकों को 2019 से भाग देते हैं तो 2019वां अंक क्या होगा? जब शेषफल 0 प्राप्त होगा तो 2019वां अंक 5 होगा। ध्यान रखिएगा, जब शेषफल 0 प्राप्त होगा तो
नहीं प्राप्त होगा तो नहीं होगा। तो 2019 में अगर 3 का भाग दे देते हैं हम यहाँ पे, तो क्या प्राप्त होगा देखिएगा, थोड़ा सा धीरज रखिएगा। 2019 भागे 3, फिर करिए 3 छंग 18, 2 1 उतारेंगे, 3 सत्ते 21, बचेगा 0, उतार दिए 9, 3 त्रिकाई 9। देखो दोस्तों 0 बचा ना, और जब शेष फल 0 बचा इसका मतलब है कि 2019वें स्थान पर 5 ही प्राप्त होगा। सीधी सी बात है। चलिए सवाल के अगले नंबर पर 18 सेंटीमीटर आधार व 11 सेंटीमीटर ऊंचाई के त्रिकोण का क्षेत्रफल कितना होगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखिए, तब सवाल कुछ समझ में आएगा। सवाल कह रहा है 18 सेंटीमीटर आधार व 11 सेंटीमीटर ऊंचाई के त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट होता है, तो लिखोगे 1/2 गुने बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारा कह रहा है 18 सेंटीमीटर, तो 18 गुने हाइट कितना है 11 सेंटीमीटर, तो लिखोगे क्या 11, तो लिख दो 11, 2 नम्मा 18, 11 नैया 99, और यही हमारा उत्तर होगा। देखिएगा आसानी से। चलिए अगले सवाल को 64 स्क्वायर एंड 36 स्क्वायर 64 स्क्वायर एंड 36 स्क्वायर बराबर 20x, तो क्या होगा। देखिए ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बराबर ए धन बी ए माइनस बी होता है। तब क्या करोगे, ए धन बी मतलब 64 धन 36, 64 धन 36 और 64 ऋण 36, ये देखिए 64 36 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 100 गुने कोष्टक घटाते ही गुना लग जाएगा, तो 14 में 6 गए 8 और 6 में 3 घटाओगे, 6 में कितना घटाओगे, 6 में 3 घटाओगे, तो 3 नहीं 5 में 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए 100 गुने 28 तो प्राप्त हो गया बराबर 20x, तो 20 पंचे 100, ठीक है ना। 5 अट्ठे 40 गुना कर देते हैं इसको, तो 5 गुना 28 से करते हैं, तो 5 अट्ठे 40 की 89 4 5 10 4 14, तो आपको उत्तर 140 मिल गया ऑप्शन पर। चलिए अगले सवाल की ओर ध्यान दीजिए। सवाल सस्ता है, मज़ेदार है। औसत निकालिए दोस्तों, औसत है सबका जोड़ करके जितनी संख्या होंगी भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं तो भाग करेंगे 5 से, लेकिन वो नंबर्स क्या क्या हैं जिनको लिखना है, लिखना है 42 धन 69 धन 15 धन 54 और धन 25, सबको जोड़ देते हैं, 5 से भाग देते हैं तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा, 5 4 9 9 5 14 14 9 23 23 24 25 की 5 हासिल 2। अब 2 को पकड़ेंगे दोस्तों, तो 2 को पकड़ेंगे तो 2 और 5 7 7 और 1 8 8 6 14 14 4 18 और 2 20 205 बटा 5 5 चौको 20 5 एकम 5। दोस्तों आपका उत्तर प्राप्त हुआ 41, ठीक है। चलिए अगले सवाल को ध्यान दीजिएगा। 125 बटे 5 की घाते 4, तो भैया 125 का क्या होगा, 125 का होगा 5 की घाते 3 बटे 5 की घाते 4 गुने 5 की घाते 2 गुने 5 की घाते ऋण 6 गुने 5 की घाते 7 5 की घाते 7 5 की घाते 7, तो लिख देते हैं 5 की घाते 7 7 बटा 3125। तो मेरे दोस्त 3125 5 की घाते 6 होता है, 5 की घाते 5 होता है। देखिए 5 की घाते 3 5 की घाते 4 घटाओगे तो 5 की घाते ऋण 1 बचेगा, गुणे 5 की घाते 2 होगा। घटाओगे कैसे, इसको घटाओगे भैया x की घाते यम बटे x की घाते यन बराबर x की घाते यम ऋण यन होता है कि नहीं,
x की घाते यम ऋण यन। तो इसी वाले कंडीशन को लगा रहे हैं यहाँ। तो ऋण 1 प्राप्त हो जाएगा, भी 3 में 4 घटेगा तो 5 घाते 2 गुणे 5 घाते ऋण 6 गुणे 5 घाते 7 है, 5 घाते 3125 क्या होगा, 5 घाते 5 होगा। तो 5 घाते 7 में 5 घाते 5 घटाओगे तो 5 घाते 2 बचेगा। अब देखिएगा सवाल मज़ेदार है, देखते रहिए। ऋण 1 और ऋण 6 जुड़ जाता है घात की घात, तो 5 घाते ऋण 7 गुणे 5 घाते 4, भैया ये 2 और ये 2, 5 घाते 4 हुआ। तो बराबर लिखोगे आप 5 की घाते ऋण 7 4 मतलब ऋण 3 मतलब क्या होगा, 1/5 घाते 3, 5 घाते 3, 1/5 की घाते 3 है। और जिसका मतलब हम निकाल लेंगे, सीधी सी बात है, जिसका मतलब हम निकालेंगे यहाँ पे, क्या निकालेंगे भैया, यहाँ पे हम पूछते हैं और इसको लगा देते हैं। 1/5 की घाते 3 है, मतलब 1/125, 1/125। तो 125 अट्ठे 1000 होता है, तो 8 तो आएगा, लेकिन 3 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 अंक पहले दशमलव लगेगा और यहाँ पे 0 होगा, मतलब 0.008 आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा, दूसरा नंबर। भैया 1 में 125 का भाग देंगे, 0.008 आएगा, आप देते रहिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। 3x² ऋण 18x धन 7 हल कीजिए यदि √2 धन 1/√2 ऋण 1 पर मूल्यांकित किया जाए। और ये सवाल कहीं से हमारे पास रिलेट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको स्किप करेंगे और अगले सवाल को ध्यान देंगे। चलिए, जान विद्यालय की ओर आधी दूरी चला, तो उससे एहसास हुआ कि उसे देर हो गई है और शेष दूरी उसने दौड़कर लगाई। यदि वह 12 मिनट के लिए चला, कितने मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए चला, और वह 4 गुना तेज़ दौड़ा, तो मतलब जितना समय में दौड़ा 12 मिनट, तो 4 गुना तेज़ दौड़ेगा तो 3 मिनट कहलाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15 मिनट हो जाएगा। तो जान को कुल 15 मिनट का समय लगा। कितने मिनट का समय लगा, 15 मिनट का समय लगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका। सरल सवाल है, इतना सरल सवाल है, आप देख लीजिएगा। मतलब क्या है, डायगोनल्स की पुनरावृत्ति 20 बार हुई है। अरे क्या मज़ेदार सवाल है यार। DIAGONAL, डायगोनल की पुनरावृत्ति 20 बार हुई। प्रथम चरण में विषम स्थितियों के अक्षरों को मिटा दिया जाता है और शेष सूत्र में फिर से विषम स्थिति के अक्षरों को मिटाया जाता है। तो निश्चित तौर पर विषम तो पहले वाला समाप्त हुआ ना, 1 2 3 फिर 4 5, ये समाप्त हुआ, फिर ये समाप्त हुआ, फिर दूसरे चरण में फिर जो विषम बचा है उसको समाप्त करना है। तो इस तरह से लास्ट में जो है हमारा ऑलरेडी यल बचेगा और वही हमारा यल उत्तर होगा, क्योंकि 20 बार हुई है। डायगोनल्स की 20 बार पुनरावृत्ति हुई है। कितनी बार, 20 बार पुनरावृत्ति हुई है। तो 20वें बार में जो है हमारे पास एक अक्षर यल बचेगा, अंतिम वाला, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की स्थिति देखते हैं। एक बैग में 4 घनाभ और 3 घन हैं। एक घन प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो भैया 4 घनाभ हैं, तो घनाभ कितने हैं, 4, और घन कितने हैं, 3। तो घनाभ 4 धन घन 3 बराबर 7। तो क्या है, कुल घटनाएं, कुल कितनी संख्या है, 7 हैं, और 7 में कितनी घटनाएं हैं, 3 हैं। तो क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे देखिए, ए बी की आय का 20% कमाता है, बी सी की आय का 60% कमाता है। यदि वे मिलकर एक माह में 12,900 रुपये कमाते हैं, तो सी और ए की आय के बीच का क्या अंतर है। दोस्तों ए लिखेंगे और बी लिखेंगे और इसके बाद हम सी लिखेंगे। और ए बी और सी, अगर सी 100 रुपये कमाता है तो बी 60 रुपये कमाएगा। और ए कितना कमाएगा भैया, ए बी की आय का 20% और बी सी की आय का 60% कमाता है। यदि सी 100 रुपये कमाता है तो बी 60 रुपये कमाएगा। और यदि ए बी की आय का 20% कमाता है तो 60 का 20% कितना हो जाएगा, 60 का 20% होगा 12 हो जाएगा। अब देखिएगा, यदि वे मिलकर एक माह में 12,900 कमाते हैं, कितना कमाते हैं एक माह में, 12,900, तो सी और ए की आय के बीच क्या अंतर है।
सी और ए की आई के बीच कितना अंतर है। देखिए 3 चौको 12, 15 चौको 60 और 25 चौको 100, सबका अनुपातिक जोड़ निकालेंगे और अंतर निकालेंगे। तो दोस्तों अनुपातिक जोड़ जब निकालेंगे तो 25 10 35 5 40 3 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। तो 43 को तो जोड़ को नीचे लिखेंगे और अंतर कितना है? 22 में 3, सी और ए का अंतर 22 में 3 घटाएंगे, 25 में 3 घटाएंगे तो 22 बचेगा और गुणे 112,900 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 12,900 लिखेंगे। तो लिख दो यहाँ पे 12,900 और 43 तिहाई 129, 300 हो जाएगा। तो 22 तिहाई 66 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 22 तिहाई 66 हो जाएगा और 2 जीरो इसके, तो 6600। तो देखिए ये कितना मज़ेदार सवाल है। 6600 सरलता से हल होगा। देखिएगा ध्यान से, आपका ऑप्शन नंबर 2 सकते हैं। सरल है ना? अनुपातिक योग का सवाल है और सरलता से इसको अनुपात के आधार पर हल कर सकते हैं। आगे के स्टेप पर चलें। एक पाइप 12 घंटे में एक हौज को भर सकता है, दूसरा पाइप 18 घंटे में इसी हौज को पूर्ण रूप से खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो एक 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा जो है 18 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 36 प्राप्त होगा। लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो 36 होगा। तो 12 तिहाई 36 और कितना होगा? 18 दूना 36। 3 में जब 2 घटाएंगे ना, चूँकि 18 वाला जो है ना ये खाली हो रहा है और ये भर रहा है तो 1 बचेगा। तो 36 में अगर 1 का भाग देते हैं तो 36 एक कम 36 प्राप्त होता है। ये एलसीएम बेस्ड जो है नल और टंकी का सवाल है, बहुत सरल है। आपका ऑप्शन नंबर 2 में उत्तर प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 33 और 33 नंबर को सवाल को हल करेंगे। तो सवाल क्या है भैया? सवाल है पी क्यू और आर की कुल आयु 55 वर्ष है। देखिएगा पी क्यू और आर की कुल आयु 55 वर्ष है। फिर सवाल में पी क्यू से 5 वर्ष बड़ा है, पी जो है क्यू से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। यदि पी क्यू और आर की कुल आयु 55 वर्ष है तो पी की आयु कितनी है? कह रहा है पी क्यू से 5 वर्ष बड़ा है, क्यू से 5, क्यू अगर मान लो 10 का है, 10 का है तो ये कितना हो जाएगा? 15 का हो जाएगा। और कह रहा है जो आर से दुगना बड़ा है तो 5 दूना 10 हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा। 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 3 2 1 का अनुपात हुआ। तो भैया मेरे भैया जब 3 2 1 का अनुपात हो गया, 3 2 5 और 1 6, तो अंतर क्या है? अंतर क्या है? कुल आयु 55 वर्ष है तो 55 को इसी अनुपात में बांट लेते हैं। तो 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 1 6, तो 55 को इस अनुपात में बांटते हैं। देखिएगा कह रहा है कि आर 2 गुना बड़ा है। यदि पी क्यू और आर की आयु 55 वर्ष है तो दोस्तों इसको हम हटाते हैं और ऑप्शन के आधार पर सवाल को लगाते हैं। कह रहा था पी की आयु तो लिखा हुआ है यहाँ पे, पी क्यू और आर। पी की आयु कितना कितना है? पहले 10 वर्ष है, फिर 15 है, फिर 20 है और 25 वर्ष है। देखिएगा कह रहा है पी क्यू से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब ये 5 वर्ष छोटा लिखेंगे। 5 होगा, 10 होगा और 15 होगा और ये 20 होगा, तब ना 5 वर्ष छोटा होगा, नहीं तो कहाँ से होगा। और यदि पी क्यू और आर की कुल आयु 55 वर्ष है, जो कि आर से 2 गुना बड़ा है, यहाँ पे सवाल पकड़ है। 5 वर्ष जो कि आर से 2 गुना बड़ा है, तो आर से 2 गुना क्यू बड़ा है तो इसका तो 2 गुना होगा नहीं। 5 दूना 10 ये हो रहा है, इसका भी 2 गुना होगा नहीं। 10 दूना 20 ये हो रहा है। तो देखो दोनों का 2 गुना है, लेकिन दोनों का जोड़ 55 होना चाहिए। 15 10 25 5 30 हो रहा है यहाँ पे जोड़, और यहाँ पे 25 20 50 20 10 30 20 50 5 55, यहाँ पे हो रहा है आपका 55 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका लास्ट वाला है। देखिएगा ध्यान से। अब चलिएगा अगले सवाल। एक समलंब का क्षेत्रफल 2400 वर्ग सेंटीमीटर है। तो भैया जब समलंब का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है तो इसके सवाल को भी हल करेंगे। देखिएगा समलंब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है यहाँ से और ये समान है, ये देखिए इसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई
एच है। अब ये वाली भुजा बी कहलाएगा, ये वाली भुजा ए कहलाएगी। और देखिए अब सवाल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का बराबर क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ए धन बी, मतलब दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब जब ऐसी परिस्थिति है ना, तब हमको क्षेत्रफल पर ध्यान देना है। क्षेत्रफल कितना है? 2400। तो यहाँ पे लिख देना है 2400 गुने 2, 2 को बदल दो, बराबर कह रहा है कि योगफल ऊंचाई की 3 गुनी है। तो ऊंचाई अगर यच है तो योगफल कितना हो जाएगा? 3h नहीं हो जाएगा, है ना? 3h हो जाएगा। तो 16 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 2400, मतलब 800 गुने 2 हो जाएगा, बराबर h² होगा। ठीक, अब आई बात समझ में। तो 8 दूना 1600, 1600 बराबर h²। अब आई बात समझ में। तो मतलब 40 का वर्ग बराबर h²। स्क्वायर से स्क्वायर काट दोगे, मतलब h बराबर 40। अब क्या कह रहा है? एक समांतर भुजा 40 सेंटीमीटर, तो अन्य भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो भैया ऊंचाई भी इसकी 40 हो गई, यच मतलब ऊंचाई भी 40 हो गई। तो मेरे भैया, तो जब ऊंचाई 40 हो गई ना, तो कह रहा है कि एक भुजा 40 है और दोनों का जोड़ इसका क्या है? ऊंचाई का 3 गुना है। तो मतलब 40 गुने 3, मतलब 4 3 12, 120 है दोनों का जोड़। तो एक तो 40 दिया हुआ है ना भैया, 40 दिया है, तो 120 में 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। तो 120 में जब 40 घटा देते हैं तो 80 बचता है, और यही 80 सेंटीमीटर आपका उत्तर है। बड़े आसान का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है 35 नंबर का। 2.489 और 1.2 के योगफल में से कह रहा है 2.489 धन 1.20, 1.20 और 0 कर देते हैं, इसका योगफल करते हैं। तो इसके योगफल में से क्या घटाया जाना चाहिए कि अंतर 2 प्राप्त हो? तो 9, 8, 6, 3.689। अब 3.689 में क्या घटाएं कि अंतर 2 प्राप्त हो? सवाल समझ में आ रहा है ना? इसको 2 की जगह में कर दें तो कितना बराबर 3.689 ऋण 2। तो कितना 2 घटा देंगे तो 1.689 बचेगा आपका उत्तर। ठीक, चलिए अगले सवाल को ध्यान दीजिए। 12, 34 ये 6 18 से विभाज्य है। दोस्तों 18 से विभाज्य की कंडीशन क्या होती है? जो ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य हो जाए और 2 से विभाज्य हो जाए। 2 की कंडीशन है क्या? इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाती हैं। तो ऑलरेडी इस संख्या में 6 है, मतलब 2 से विभाज्य हो रही है ये संख्या। 9 से विभाज्य की कंडीशन क्या है? आपस में जोड़कर 9 से भाग देंगे तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन ए धन 6/9, जिसमें अगर काम सफल हो जाता है तो हो जाता है हमारा उत्तर सही। देखिए 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 धन a/9। अब 16 में कितना जोड़ें कि 9 से विभाज्य हो जाए? 2 जोड़ते हैं। 16 में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे दोस्तों? 2 जोड़ेंगे, और 2 जोड़ते ही 9 हो जाएगा। तो 16 धन 2/9 बराबर 18/9, जो 2 से 9 से विभाज्य हो जाता है, मतलब ये पूरी संख्या 18 से विभाज्य हो जाएगी। अब क्या रखे हैं अपन? 2 रखे हैं उस जगह पर, ठीक है ना? एक की जगह पर 2 रखे हैं। तो चलिए एक की जगह पर हमने 2 रखा और हमारा उत्तर मिल भी गया। आगे के सवाल को 999 सही 995/999, तो सवाल सरल है। देखिए 999 को 999 से गुणा करेंगे, और गुणा जब करेंगे ना तो सरलता से उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 999 गुणे 999 धन 995/999 गुणे 999, 999। तो भैया मेरे भैया 999 को 999 से काट दो, तो 999 गुणे 999 करोगे, मतलब 999 का वर्ग क्या हो जाएगा? इसके वर्ग निकालने के लिए 9 9 एक घटा देते हैं इसमें 8,
और जितने स्थान रहता है उतने स्थान 0 0 1 कर देते हैं। धन 995 कर दो, मिल गया आपको उत्तर। और जब मिल गया तो जोड़ हुई, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 9 की 9 हो जाएगा, फिर ये 9 की 9 हो जाएगा, और 8 9 9 मतलब 99 89 96 ये आपका उत्तर हो गया बड़ी आसानी से। देखिएगा। अगला सवाल क्या है। अभय गुड़िया घर बनाने के लिए 6 घंटे लेती है और विनय को ऐसा करने में 8 घंटे लगते हैं। तो 6 और करोगे, 8 करोगे, दोनों का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा 24, और 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, 4 3 जोड़ोगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। तो भैया 4 3 7 तो प्राप्त हो गया। तो क्या करोगे, 24/7 गुणे कितने, 48 घंटे में लगता है, तो 48 से गुणा कर दोगे। तो 24 दूना 48, 7 दूना 14, मतलब 1/14। अब सीधा करेंगे तो 14 दिन हो जाएगा, 14 घंटे हो जाएगा। तो कितने घंटे में, 14 घंटे, मतलब कितने गुड़िया घर बना सकती हैं, 14 गुड़िया घर बना सकती हैं। बड़ी आसानी से इस सवाल को हल किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, यस बराबर d/t। अब देखिएगा, यस बराबर डी कितना है हमारा 150 बटा टी कितना है हमारा 12। तो देखिए एस बराबर 12 12 144 12.5 हो जाएगा सही उत्तर। भैया 12 1 कम 12 बचेगा 3, तो 12 दूना 24 बचेगा 6, 12 पंचे 60 हो जाएगा 12.5 आपका उत्तर सही। आप भाग कर लीजिएगा तो 12.5 ही आएगा। चलिए अगला सवाल 40 नंबर का सवाल है। जब एक संख्या से 30 को घटाया जाता है तो परिणाम उस संख्या का 80% होता है, उस संख्या को ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, जब एक संख्या को किससे घटाते हैं, अपन 30 से घटाते हैं। तो मान लो एक संख्या में 30 घटा देते हैं, ठीक है, तो परिणाम कितना प्राप्त होता है, उस संख्या का 80%, मतलब 80x/100 प्राप्त होगा। ठीक, 100 को बदलोगे, अल्टरनेट करोगे तो 100 को जब बदलोगे तो x से गुणा होगा और 30 से भी गुणा होगा, तो मतलब 100x ऋण 3000 हो जाएगा बराबर 80x। ठीक, आसान सा बात है। अब 100x में जब 80x को पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x बराबर 3000। ठीक, अब x बराबर 20 डेढ़ 30 150। बहुत आसान है और मज़ेदार भी है। देखिए आपको उत्तर प्राप्त हो गया। तो x कितना था 150 था। चलिए अगला सवाल तो अब नहीं है, अब सवाल समाप्त हुआ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे काम पसंद में है आपके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे हम और उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।